नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय का क्या महत्वपूर्ण स्थान था उस समय? और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, क्यों जलाया? तो दोस्तों, आज नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ प्रामाणिक और संकलित जानकारी आपके सामने रखता हूँ। आइए देखते हैं कि यह सम्यक संस्कृति में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री हुएनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सम्यक संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किसने? चीनी यात्री हुएनसांग ने और इत्सिंग ने कई वर्षों तक इसी में यानी नालंदा विश्वविद्यालय में सम्यक संस्कृति और दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत और स्मरणों में नालंदा के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। हुएनसांग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र यानी हजारों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। किसके नाम? विख्यात विद्वानों के नाम जो वहाँ अध्यापन करते थे, उनके नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। यह वहाँ इत्सिंग ने लिखा, जो चीनी यात्री था। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय था, इसमें छात्रावास था, मतलब रहने के लिए छात्रावास था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, प्रत्येक मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे और झीलें भी थीं। लेकिन सम्यक काल की इतनी भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया? आखिर क्या कारण था कि बख्तियार खिलजी जो कि तुर्की था, उसने क्यों इसको नष्ट किया? विश्वविद्यालय को नष्ट करने के समय पर कुछ लोग कहते हैं कि ये 1199 ईस्वी में नष्ट किया था, तो कुछ कहते हैं कि 1203 ईस्वी में। उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफ़ा नुकसान था जो उसने इसे जलाया था? बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आया था। तत्पश्चात वह नालंदा आया और इसका विरोध करने सैन वंश का, जो ब्राह्मण वंश था, सैन वंश का कोई शासक बिल्कुल भी नहीं आया, कोई प्रशासक भी नहीं आया। तुर्की से नालंदा कोई आसपास का क्षेत्र तो नहीं है, बहुत दूर है। उसके बीच में तमाम अन्य देश भी आते हैं। उन सबों को विरोध करना चाहिए था। वहाँ बीच बीच में रजवाड़े भी थे, राजपूत रजवाड़े भी थे, लेकिन किसी ने वहाँ तक जाने में कोई बाधा नहीं की, कोई उसका प्रतिरोध नहीं किया। बख्तियार खिलजी मूल रूप से वर्तमान के दक्षिणी अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खलाज के परिवार में जन्मा था।
भला एक परदेशी को नालंदा बिहार जलाने में रुचि क्यों हो सकती थी? सोचिए आप, उसे क्या लेना देना था? उसकी क्या दिलचस्पी थी उसे जलाने में? उन तुर्क लुटेरों को तो सिर्फ धन लूटने में रुचि रहती थी। दरअसल बात यह है, इसके पीछे कारण यह है कि शासक जो स्थानीय थे, स्थानीय शासक और जमींदार और चमचे जो कि सम्यक यानी बौद्ध परंपरा के खिलाफ थे, उन लोगों ने बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने और जलाने और हजारों शांति प्रिय बौद्धों का कत्लेआम करने यानी भिक्षुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया था, उकसाया था। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उसे कोई फायदा नहीं था। फायदा सिर्फ वहाँ के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और अनुयायियों को था। के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी। इसके तुरंत बाद से क्षेत्र की सत्ता सेन वंश ने गोविंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में कर ली। सेन वंश ब्राह्मण जाति का शासक था। अपने कार्यकाल में ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाने और पूर्व की खड़ी बौद्ध मठ को ब्राह्मणी मत के अनुसार रूपांतरित करवाने का काम इन्हीं सेन वंश के शासकों ने किया था। उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन ब्राह्मण वंश का था। महाविहार 6 माह तक जलता रहा, लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया। किसने? नालंदा क्षेत्र के शासक लक्ष्मण सेन ने, जो ब्राह्मण था। उसने जो है 6 माह तक जलते हुए महाविहार की आग बुझाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। बौद्ध भिक्षु तो मार दिए ही जाते थे, लेकिन स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार्य प्राचार्य या बौद्ध भिक्षु को भी बचाने के प्रयास की कहीं चर्चा नहीं मिलती है। भारतीय नासरी पुस्तक के लेखक मिन्हास उस राज 1210 के आसपास लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण ने किया और शर्त के रूप में ये कंडीशन रख दी कि मैं ठीक तो कर दूंगा। बख्तियार खिलजी से कहा, तुम्हारी बीमारी को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन शर्त है कि महाविहार को आपको जलाना होगा। महाविहार को जलाने की उसने मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार ठीक हो गया तो पूर्व शर्त के अनुसार बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। इसी नालंदा विश्वविद्यालय पर निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले कई भारतीय इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने के पीछे का जो कारण बताते हैं, उन लोगों के अनुसार कुछ लोग तो ये कारण बताते हैं जो अभी बताया, कुछ लोग ये कारण भी बताते हैं कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया और उसके हकीमों ने उसकी काफ़ी चिकित्सा की। उसके हकीमों ने काफ़ी चिकित्सा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक शाखा के प्रधान राहुल श्री भद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई, लेकिन बख्तियार ने इलाज से पहले, अब बख्तियार ने लगा दी, बख्तियार ने इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भारतीय दवा का उपयोग नहीं करेगा, दवा नहीं खाएगा, ये शर्त लगा दी। और अगर वह स्वस्थ नहीं हुआ तो प्रधान वैद्य को मौत की नींद सुला देगा, क्योंकि उसे ये लगता था कि मेरे जब वैद्यों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अगर यहाँ भारत के वैद्यों से मुझे फ़ायदा हुआ तो उनकी बदनामी होगी जो मेरे वैद्य हैं। रात भर आचार्य इसके बारे में सोचते रहे और प्रातःकाल में उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के इतने पन्ने रोज़ पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। वैद्यराज राहुल श्री भद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के किनारों पर एक औषधि लेप दिया था, एक औषधि का लेप कर दिया था कुरान के पन्नों पर। वह थूक के साथ केवल 10-20 पृष्ठ चाट गया और स्वस्थ हो गया। लेकिन खिलजी का घटियापन अब उबाले मारने लगा और अपने ठीक होने की खुशी छोड़ उसे जलन हुई कि उसके हकीमों से इन भारतीय चिकित्सकों का ज्ञान महान क्यों है। और जिसके बाद इस धर्मांध मुस्लिम शासक ने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले सन 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। ये कहानी जो है गढ़ी ब्राह्मणवादियों ने कि इस तरह से जो उसने आग लगा दी आयुर्वेद शाखा से, उन लोगों से, वैद्यों से, यहाँ के वैद्यों से जलकर। लेकिन ये जो है बात जो है बनाई गई है एक निश्चित एजेंडा के तहत प्रचारित की गई है। इनसे ये पूछना है
कि ये बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की तो कहानी इन लोगों ने बना ली, लेकिन आप बताएंगे कि उसी नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय के ठीक बगल में 2 और विश्वविद्यालय थे जिनका नाम उदवंतपुरी और तेलाड़ा विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय को किसने जलाया, क्यों जलाया, इसकी भी तो कहानी बताइए। चलो मान लिया ये तो आपने आयुर्वेद शाखा का उसके ऊपर जो है लगा दिया, लेकिन इनको कैसे जलाया जो बाद नालंदा में ही थे, नालंदा जिले में ही थे और उसी बगल में थे। और उसी प्रकार उसी बिहार राज्य के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय को किसने और क्यों जलाया, इस पर कोई कहानी कोई बताता है? नहीं बताता। सिर्फ एक विश्वविद्यालय नालंदा को जलने की कहानी तो कई गढ़ दी हैं, लेकिन भारत में ऐसे और भी कई विश्वविद्यालय थे जहां भगवान बुद्ध के मार्ग की शिक्षा दी जाती थी। उन सारे विश्वविद्यालयों को नष्ट करने बताइए कौन मुस्लिम आक्रांता भारत आया था? इसके लिए इन कलम कसाईयों को छोटी मोटी कहानी की जगह पर एक लंबा धारावाहिक यानी उपन्यास लिखना पड़ेगा। आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जल गया, उस विश्वविद्यालय में रहा गुप्त काल या मौर्य काल का सभी लिखित अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया, कोई एविडेंस नहीं रहा किसका, गुप्त काल का या मौर्य काल का। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उस साजिश में जिस सैन वंश का था, जो ब्राह्मण वंश था, वर्तमान में उसके वंशज खंडहर में बचे हुए भूभाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्य को भी नष्ट करने में लगे हुए हैं। इन सब साजिशों के साथ साथ सेन वंश के वंशजों द्वारा मुख्य खंडहर की चार दीवारी वाले क्षेत्र में मनुवादी न्यायालय और मनुवादी पदाधिकारियों से लिखित आदेश लेते हुए खंडहर के कुछ भूखंड पर कब्जा कर लिया है, जिस पर अस्थायी निर्माण द्वारा एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्मकांडियों द्वारा भैरवनाथ उर्फ तेलिया बाबा के नाम से मूर्ति स्थापित की गई है। किसकी? भैरवनाथ की उर्फ तेलिया बाबा। वह मूर्ति भगवान बुद्ध की है। ये देखिए कि ये बुद्ध विहारों का जो है नष्ट किया जाना, बुद्ध भिक्षुओं को मारा जाना और बौद्ध धर्म की जो जितना साहित्य था उसको जलाया जाना, और जो गढ़ था बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा प्रसार के लिए विदेशों से यहाँ शिक्षा लेने आते थे, उसको जलवाया जाना बख्तियार खिलजी के द्वारा। ये सब ये सैन वंश के शासकों जो उस समय जो है ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, उनकी ये साजिश थी दोस्तों। और फिर उसके बाद में बुद्ध विहारों को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनाए गए और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को जो है तमाम अपने देवी देवताओं में इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। ये दोस्तों देखने की चीज़ें हैं और ये हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती हैं। दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी शेयर करें और अपने डीएमपी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, घंटी का बटन भी दबा लें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।